मध्य प्रदेश के जबलपुर में उस वक्त सनसनी मच गई जब वहां एक रेत कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। मोटरसाइकिल से आए दो बदमाशों ने उन्हें सड़क पर काफी दूर तक दौड़ाया और फिर सिर पर गोली मार दी। जिस सड़क के किनारे रेत कारोबारी की हत्या की गई उस पर लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ था, लेकिन बेखौफ बदमाशों ने सबके सामने चिंटू ठाकुर नाम के कारोबारी की जान ले ली और फरार हो गए। मोटरसाइकिल से बदमाशों ने जब हमला किया तो रेत कारोबारी ने जान बचाने की कोशिश की। उन्होंने भागना शुरू कर दिया, लेकिन जब उन्हें लगा कि पिस्तौल लिए आरोपी पीछा नहीं छोड़ेंगे तो वो एक मकान के पास रुक गए। इतने में वो दोनों बदमाश भी वहां पहुंच गए। कारोबारी ने एक आरोपी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें जमीन पर पटक दिया और इसके बाद दोनों बदमाशों ने रेत कारोबारी चिंटू ठाकुर को घेर लिया। इस दौरान कारोबारी ने हाथ पैर चलाना जारी रखा ताकि किसी भी तरह अपनी जान वो बचा सकें। सड़क पर पटके जाने के बाद चिंटू ठाकुर ने उठने की भी कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो उठ पाते उनके सिर पर पीछे से गोली मार दी गई। पहली गोली लगते ही वो मुंह के बल जमीन पर लेट गए, लेकिन बेखौफ बदमाश ने उनके सिर पर एक एक कर कई गोलियां चला दी, वो भी बिल्कुल करीब से, मानो वो पूरी तसल्ली कर लेना चाहता हो कि इस हमले के बाद कारोबारी के बचने की कोई संभावना ही ना हो। हुआ भी वही, क्योंकि सिर में कई गोलियां मारे जाने के बाद रेत कारोबारी ने वहीं दम तोड़ दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना जबलपुर के सिहोरा थाना क्षेत्र में मौजूद खितौला गांव की रही और वहां जिस कारोबारी की हत्या की गई उनके परिजनों और जानने वालों ने बवाल कर दिया। उन्होंने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर दिया। उस सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और इसकी वजह से गाड़ियों का आना जाना मुश्किल हो गया। रेत कारोबारी चिंटू ठाकुर की हत्या किए जाने के बाद उनके परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई। कारोबारी के भाई राहुल ने आरोप लगाया कि अस्सू विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति के इशारे पर उनके भाई की जान ली गई। पुरानी रंजिश चलती थी अस्सू विश्वकर्मा और इनकी, जब इन दोनों ने अस्सू ने इनको 2-3 बार धमकी भी दी है मारने की। राहुल ने बताया कि कई साल पहले उनके भाई चिंटू और अस्सू विश्वकर्मा एक साथ रेत का कारोबार करते थे, लेकिन बाद में किसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हो गया था। बताया गया कि इसके बाद अस्सू विश्वकर्मा ने चिंटू ठाकुर को गोली मार दी थी, लेकिन तब उनकी जान बच गई थी। लेकिन इस बार बदमाशों ने दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी। कुछ साल पहले अस्सू और भैया की बहस हुई थी, जिसके कारण अस्सू ने भैया को गोली मार दी थी और उसके बाद जब वो जेल से छूटा है तो उसके बाद उसने फिर दोबारा मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने बताया कि अस्सू विश्वकर्मा पहले भी कई अपराधों में शामिल रहा है। पुलिस रिकॉर्ड से ये पता चला है कि उसके खिलाफ में कई मामले दर्ज हैं और वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया और इसी के बाद सड़क पर प्रदर्शन कर रहे कारोबारी के परिवार वाले वहां से हटने को तैयार हुए। उधर उत्तर प्रदेश के झांसी रेंज के आईजी ने एक महिला की शिकायत पर कार्रवाई न होने पर एक थानेदार को जमकर फटकार लगाई। उनके सामने अपनी समस्या लेकर पहुंचे उस व्यक्ति ने दावा किया कि कई बार थाने जाने के बावजूद उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। और जैसे ही यह मामला झांसी रेंज के आईजी आकाश कुल्हरी के सामने आया, उन्होंने तुरंत वहां के थानेदार को फोन लगा दिया। इसी पे आपको सस्पेंड कर देना चाहिए। अब तो देखोगे ही तुम, अब कॉल किया हूं मैं तो अब तो देखोगे ही तुम। ये 7 बार आ चुके हैं भाई। इस बीच थानेदार ने सफाई दी कि वो व्यक्ति थाने नहीं पहुंचे, लेकिन आईजी इससे सहमत नहीं हुए। इतनी सी सिंपल सी समस्या के लिए अगर इसको इतना घूमना फिरना पड़ा तो तुम किस बात के वहां पे जो है थाना प्रभारी बने हुए हो? नहीं सर, मेरे सामने नहीं आई सर ये। आप गए थे थाने पे? आईजी ने थानेदार से पूछ लिया कि ये कैसे हो सकता है कि पीड़ित 100 किलोमीटर दूर उनके दफ्तर आ गया लेकिन अपने घर के नजदीक थाने नहीं गया। और जानकारी के मुताबिक उस व्यक्ति का जमीन को लेकर किसी के साथ झगड़ा हुआ था और वो इसी मामले की शिकायत दर्ज करवाना चाहते थे, लेकिन आरोप लगाया गया कि थाने में कोई भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद आईजी ने थानेदार को आदेश दिया कि वो तुरंत जाकर मामले की जांच करें। अब तो ये मेरे तो संज्ञान में आ गया है। अब ये चाहे तुम्हारे पास आए या ना आए, अब तुम इनके पास जाओगे, ठीक है? यही नहीं, आईजी आकाश कुल्हरी ने मामले की जांच के लिए उन्हें डेडलाइन भी दे दी। अब तुम ही 5 किलोमीटर चलोगे, ठीक है? और ये मेरे को परसों तक जो है रिपोर्ट तुम मेरे को फोन करके बताओगे कि सर ये समस्या का समाधान हो गया है, और अगर नहीं हुआ तो क्या कारण है जिससे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अधिकारी से सख्त आदेश मिलते ही थानेदार ने पीड़ित को इंसाफ दिलवाने का भरोसा दिया। और इतना ही नहीं, आईजी आकाश कुल्हरी ने एक थाने का निरीक्षण किया और इस दौरान लापरवाही बरतने वाले 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। हुआ यह कि आकाश कुल्हरी अचानक निरीक्षण के लिए मऊ रानीपुर थाने में पहुंच गए और उन्होंने वहां पर मिशन शक्ति केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान आकाश कुल्हरी ने थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों से कुछ सवाल पूछे।
आप मिशन शक्ति के अंदर प्रभारी से लेकर के सारे बैठे हुए हैं। टोटल 41 केस है। कितनों का निस्तारण अब तक हुआ? मिशन शक्ति पुलिस की तरफ से चलाया गया एक अभियान है जिसका मकसद महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा दिलाना। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर और काम में लापरवाही पाए जाने पर आईजी आकाश कुल्हरी नाराज हो गए। उन्होंने पुलिस कर्मियों को फटकार लगाई और मिशन शक्ति प्रभारी समेत 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। उधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक दूल्हे ने दहेज में मिले 51 लाख रुपए लौटा दिए। दूल्हे ने सिर्फ चांदी का एक सिक्का लेकर शादी की और इसके बाद चारों तरफ उस शादी की चर्चा होने लग गई, क्योंकि जैसे ही शादी की रस्म पूरी हुई वहां दूल्हे के सामने 500-500 रुपए के नोटों के बंडल सजाकर रख दिए गए, लेकिन दूल्हे ने दहेज में मिले 51 लाख रुपए लेने से इनकार कर दिया। ये नहीं चाहिए। और फिर उसने अपने सामने रखे गए नोटों के बंडल को माथे से लगाया और दुल्हन के परिवार को वापस कर दिया। लेकिन दहेज न लेने का दूल्हे का फैसला सुनकर दुल्हन के घर वाले हैरान हो गए। पहले तो उन्हें थोड़ी चिंता हुई, लेकिन बाद में उन्होंने भी दूल्हे के फैसले पर खुशी जताई और उसके बाद शादी की बाकी रस्में पूरी की गईं। और इस दौरान शादी के मंडप में दुल्हन पक्ष की ओर से दहेज की रकम वापस करने की घोषणा की गई। शादी में 1 रुपया लिया गया है। सभी बरातियों और लड़की की इच्छा है कि केस वापस दिया जाए। और उस शादी के बाद दूल्हे के घर वालों ने लोगों से दहेज न देने और दहेज न लेने की अपील की। दहेज ना लें और ना दें, तो आज तो हमने लिया नहीं, आगे जब भी देने की बात रहेगी तो हम देंगे भी नहीं। दूल्हे के घर वालों ने बताया कि वो सर्वजातीय खाप पंचायत के फैसले से प्रभावित हैं और उसी वजह से उन्होंने शादी में दहेज नहीं लेने का फैसला किया। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक लड़के ने एक लड़की को उसके घर में घुसकर गोली मार दी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आरोप लगा कि एक तरफा प्यार में एक लड़के ने एक लड़की पर गोली चला दी और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी उस लड़की को पसंद करता था, लेकिन बताया गया उस लड़की ने उससे बातचीत बंद कर दी थी, इसी वजह से वो नाराज हो गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 8 लाख के इनामी नक्सली भीमा समेत 10 नक्सलियों ने सुरक्षा बल के सामने सरेंडर कर दिया। बताया गया उन सभी पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चोरी के 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस ने उन आरोपियों से पिस्तौल, कारतूस और चोरी का सामान भी जब्त करने का दावा किया। इधर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कफ सिरप तस्करी के मामले सामने आने के बाद ईडी ने यूपी समेत 4 राज्यों में 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस मामले में ईडी की छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों की जांच के लिए की गई। यानी कफ सिरप तस्करी मामले में एसआईटी और एसटीएफ के साथ ईडी ने भी आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। ईडी ने यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात में 25 ठिकानों पर एक साथ धावा बोल दिया। लखनऊ में ईडी की एक टीम सुबह 7 बजे इस मामले में आरोपी आलोक सिंह के घर पर पहुंच गई। इस वक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर घर के बाहर मुस्तैद है, क्योंकि घर के अंदर ईडी के अधिकारी अंदर मौजूद हैं। ईडी के 8 अफसर लखनऊ के पौश इलाके सुशांत गोल्फ सिटी में मौजूद आलोक सिंह की आलीशान कोठी पर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम ने उस जगह से कई दस्तावेज, पैसों के लेन देन से जुड़ी फाइलें और डिजिटल डिवाइस जब्त कर लिए और कफ सिरप तस्करी मामले में आलोक सिंह पर लग रहे आरोपों की जांच के लिए अपने साथ वो ले गई। आलोक सिंह को एसटीएफ ने इस मामले में 2 दिसंबर को ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि आरोपी आलोक सिंह खुद 2019 तक एसटीएफ में ही सिपाही पद पर तैनात थे। कफ सिरप तस्करी कांड में अमित सिंह टाटा के साथ उनका नाम सामने आने के बाद एसटीएफ ने उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। 2 दिसंबर को एसटीएफ ने उनको लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी वाले उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था। लखनऊ में छापेमारी के दौरान ईडी के अफसरों ने आलोक सिंह की आलीशान कोठी की भी पैमाइश शुरू कर दी। ईडी के अधिकारी जो अंदर मौजूद हैं, उन्होंने यहाँ पर, अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो यहाँ पर कुछ अपने सहयोगियों को बुलाया है, जिनके हाथ में एक डायरी और एक फीता है। जांच टीम ने दावा किया कि आलोक सिंह कफ सिरप तस्करी गिरोह के अहम सदस्य थे और इसी वजह से उन पर नशे की तस्करी के लिए लगाई जाने वाली धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया था। साल 2019 में नौकरी से बर्खास्त किए जाने के बाद आलोक सिंह ने रियल एस्टेट का कारोबार शुरू किया था, लेकिन कफ सिरप तस्करी कांड में नाम सामने आने के बाद वो फरार हो गए थे। एसटीएफ ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर उन्हें भगोड़ा तक घोषित कर दिया था, जबकि ईडी आलोक सिंह की कमाई का हिसाब किताब लगाने में जुट गई।
हालांकि लखनऊ में उनकी कोठी पर छापेमारी करने पहुंचे ईडी के अफसरों से रेड के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। सर, क्या कुछ मिला है अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में? नो कमेंट। कुछ अभी तक ईडी का इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया? लखनऊ के अलावा ईडी ने यूपी के वाराणसी में भी इस मामले में छापा मारा और वहां भी कफ सिरप तस्करी मामले में सबूत जुटाए गए। वाराणसी में ईडी की टीम ने इस गिरोह के सरगना बताए जा रहे शुभम जायसवाल और उसके करीबी देवेश जायसवाल के ठिकाने पर छापा मारा और सूत्रों के मुताबिक घोटाले से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त कर लिए। ईडी की टीम ने वाराणसी में आरोपी शुभम जायसवाल के 2 ठिकानों पर छापा मारा। शुभम के घर और मेडिकल फर्म पर तलाशी ली गई। शुभम के अलावा ईडी ने उसके करीबी देवेश जायसवाल के ठिकानों पर भी रेड डाली। वाराणसी में शुभम जायसवाल के कई स्थानों पर ठिकानों पर छापेमारी की गई है। महमूरगंज से लेकर के प्रहलाद घाट और खोजवा स्थित उसके जो सहयोगी है देवेश जायसवाल, उसके घर पर बकायदा यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। यूपी के कई जिलों में फैले कफ सिरप तस्करी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग वाले एंगल से जांच के लिए 2 दिसंबर को ईडी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यानी एसटीएफ और एसआईटी के बाद इस बड़े घोटाले की जांच में एक और एजेंसी को लगा दिया गया। ईडी ने शुभम जायसवाल समेत इस मामले में आरोपी बनाए गए लोगों के पैसों के लेन देन के दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए और देखते ही देखते ईडी की जांच का दायरा यूपी समेत देश के 4 राज्यों तक पहुंच गया। वाराणसी में ईडी ने शुभम के करीबी और कफ सिरप तस्करी मामले में आरोपी देवेश की मेडिकल फर्म पर भी तलाशी ली। देवेश के नाम से बकायदा एक फार्मा एजेंसी ली गई थी। उस फार्मा एजेंसी का जो नाम था वो डीएसए फार्मा था और इसी एजेंसी पर कफ सिरप का जो लेन देन है, बिलिंग है, वो हुआ करता था। सूत्रों के मुताबिक इस घोटाले में ईडी के रडार पर 50 से ज्यादा आरोपी हैं। सूत्र बताते हैं कि ईडी इस मामले में फर्जी दवा फर्मों और कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का भी हर तरह का ब्यौरा जुटाने में जुट गई। ईडी ने इस मामले में दर्ज सभी 128 एफआईआर में भी जानकारी जुटानी शुरू कर दी। मतलब एसआईटी और एसटीएफ कफ सिरप तस्करी के आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई तो ईडी ने उन आरोपियों की कमाई और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी ताकि इस मामले की एक एक परत को खोला जा सके। सूत्रों ने बताया कि ईडी यह पता लगाने में जुट गई कि आरोपियों ने कहीं काले धन को सफेद करने के लिए फर्जी फर्म और बैंक खातों का इस्तेमाल तो नहीं किया था। इस मामले में दर्ज 128 एफआईआर में 32 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पता चला कि गिरोह के तार यूपी के 28 जिलों तक फैले हुए थे। इसके अलावा झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी कई आरोपियों के नाम सामने आए। जांच के दौरान पता चला कि कफ सिरप को फर्जी दस्तावेज के जरिए बांग्लादेश और नेपाल भेजा जाता था ताकि उसका इस्तेमाल नशे के लिए किया जा सके। इधर देश के अलग अलग शहरों में आवारा कुत्तों के हमलों की खबरों के बीच मुंबई के गोरेगांव से भी इसी तरह का डरा देने वाला मामला सामने आया। वहां एक आवारा कुत्ते ने एक सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर दिया। यह घटना उस वक्त हुई जब वो सिक्योरिटी गार्ड स्कूल के अंदर से मेन गेट की तरफ जा रहे थे। तभी वहां घूम रहे आवारा कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। वो कुत्ता चीते की रफ्तार के साथ आया और सीधा गार्ड के चेहरे की तरफ झपटा। कुत्ता चेहरे तक तो नहीं पहुंचा लेकिन उसने सिक्योरिटी गार्ड के कंधे को बुरी तरह काट लिया। कुत्ते के हमले की वजह से वो सिक्योरिटी गार्ड डर गए और कुत्ते को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो कुत्ता कुछ सेकंड तक गार्ड के कंधे को पकड़कर लटका रहा, जिसके बाद गार्ड ने उस कुत्ते को पकड़कर अपने से अलग किया। इस दौरान वहां लाठी लेकर गार्ड का साथी भी पहुंच गया। वहां घूम रहे आवारा कुत्तों को उसने स्कूल से दूर भगाया। और मुंबई ही नहीं बल्कि यूपी के बिजनौर से भी आवारा कुत्तों के हमले का एक खौफनाक मामला सामने आया। घटना उस वक्त हुई जब 4 साल का एक बच्चा सड़क किनारे खेलते हुए एक कुत्ते के सामने पहुंच गया और सड़क किनारे बैठे उस कुत्ते ने अचानक उस मासूम के चेहरे पर हमला कर दिया। कुत्ते ने उस बच्चे के चेहरे को बुरी तरह नोच डाला। कुत्ते के हमले से बच्चा सड़क पर गिर गया। वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास बैठे लोगों ने तुरंत उस बच्चे को उठाया, उसके घर की तरफ वो दौड़ पड़े, जिसके बाद उस बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया। बताया गया कि कुत्ते के हमले की वजह से वो बच्चा बुरी तरह घायल हो गया और डॉक्टरों को उसके चेहरे पर कई टांके लगाने पड़े। उधर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर गहमागहमी तेज हो गई। 14 दिसंबर को लखनऊ के पार्टी कार्यालय में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। बीजेपी नेता पीयूष गोयल नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान करेंगे। गोवा के नाइट क्लब में हुए हादसे के बाद दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में प्रशासन ने नाइट क्लबों पर सख्ती बढ़ा दी। प्रशासन ने 36 थाना प्रभारियों को उनके इलाकों में मौजूद नाइट क्लबों की जांच करने के निर्देश दे दिए।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 9 दिसंबर को हुई लूटपाट के 4 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पुलिस टीम को देखते ही गोली चला दी और जवाबी फायरिंग में एक आरोपी को पैर में गोली लग गई। इधर देश के अलग अलग इलाकों में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से एक बांग्लादेशी महिला पुलिस की गिरफ्त में आ गई। मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा का रहा। आरोप लगा कि वो महिला फर्जी पहचान पत्र बनवाकर अमरोहा के मंडी धनौरा इलाके में रह रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट की वजह से वो बांग्लादेशी महिला पकड़ी गई। एक वीडियो में वो बांग्ला भाषा में बांग्लादेश की पुलिस की तारीफ करती सुनाई दी। इस दौरान उसके हाथ में एक पासपोर्ट भी नजर आया। बांग्लादेशेर पुलिस अनेक भालो बुझছেন पानी खाওয়ার জন্য हेल्प করতেছে। बांग्लादेश पुलिस की तारीफ करते हुए उस महिला ने वो वीडियो बनाया। उसमें उसने बाय बाय बांग्लादेश भी लिखा और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। लेकिन उस वीडियो के सामने आते ही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ पुलिस ने उसके पति को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि आरोप लगा कि रीना बेगम नाम की वो बांग्लादेशी महिला काफी लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अवैध तरीके से रह रही थी और आरोप लगा इसके लिए उसने फर्जी पहचान पत्र बनवाया था। बताया गया कि कुछ साल पहले सऊदी अरब में वो नौकरी करने के लिए गई थी। वहीं राशिद अली नाम के एक आदमी से उसकी मुलाकात हुई थी। दावा किया गया कि वहां उन दोनों ने शादी कर ली थी और शादी के बाद वो लोग बांग्लादेश चले गए थे। आरोप लगा कि कुछ महीनों पहले बांग्लादेशी महिला रीना बेगम अपने पति के साथ नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रीना बेगम और उसके पति राशिद बिना किसी दस्तावेज के अमरोहा के मंडी धनौरा इलाके में रह रहे थे। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में घुसपैठियों की तलाश के लिए पुलिस कमिश्नर झुग्गी बस्तियों में पहुंच गए। वहां अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाया गया और इसी अभियान के तहत कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल वहां झुग्गी बस्तियों में पहुंच गए। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कानपुर के कल्याणपुर इलाके में बनी झुग्गियों में रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों की तलाश की गई। वहां पुलिस कमिश्नर ने लोगों के पहचान पत्रों की बारीकी से जांच की। वो उनमें कुछ महिलाओं के आधार कार्ड को देखते नजर आए। उन्होंने उन लोगों से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या किसी संदिग्ध गतिविधि के बारे में पुलिस को जानकारी देने की अपील की, ताकि घुसपैठियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। कानपुर में पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर स्पेशल अलर्ट टीम बनाई गई और पुलिस की स्पेशल अलर्ट टीम कल्याणपुर इलाके के इंदिरा नगर में पहुंच गई। वहां बड़े पैमाने पर बनी झुग्गियों में रहने वाले लोगों से पूछताछ की गई। कितने लोग हो आप? उनके घर में 4 लोग। कितने साल से रह रहे हो? हम लोग बहुत साल से। हम लोग के मम्मी पापा यहाँ रहते हैं। इंदिरा नगर में मौजूद एक झुग्गी में पुलिस की टीम पहुंची और पुलिस कर्मियों ने वहां रहने वाले लोगों के आधार कार्ड समेत दूसरे पहचान पत्रों की जांच की। आप देखिए ये ऑफिसर कैसे एक करके पूछताछ कर रहे हैं और इनकी बारीकियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ जो नहीं रहते हैं उनकी जगहों किसने दी, यानी रूट लेवल तक टीम कर रही है। और वहां जांच के दौरान करीब 25 परिवारों के पास असम के पते वाले आधार कार्ड मिलने का दावा किया गया। बताया गया कि उन झुग्गियों में रहने वाले 20 परिवारों के लोग पुलिस की टीम को कोई भी दस्तावेज दिखा नहीं पाए और पुलिस उन परिवारों को वहां बसाने वाले लोगों की तलाश में जुट गई। पुलिस के मुताबिक कानपुर में 1100 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान की गई और उनमें 250 संदिग्ध लोगों की नागरिकता की जांच के लिए पुलिस की अलग अलग टीमों को 4 राज्यों में भेजा गया। वेरिफिकेशन के लिए हमने अपनी 3 टीमें भेजी थी। झारखंड में, वेस्ट बंगाल और असम में भेजी थी। हमारी टीमों ने वहां की पुलिस के सहयोग से वेरिफिकेशन का ड्राइव चलाया है। बताया गया कि कानपुर के कल्याणपुर इलाके में बनी झुग्गियों में झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम समेत दूसरे राज्यों से आकर लोग बसे हैं। ऐसे में उन लोगों के पते की जांच के लिए कानपुर की पुलिस ने अपनी टीमों को इन राज्यों में भेजा। इन राज्यों की पुलिस की मदद से वहां अभियान चलाया गया ताकि कानपुर में अवैध गतिविधियों और घुसपैठ पर रोक लगाई जा सके। और कानपुर की ही तरह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की पुलिस ने जांच शुरू कर दी। वहां पुलिस ने लोगों से उनके दस्तावेज लिए और उनसे जुड़ी जानकारियां जुटाई। हालांकि शुरुआती जांच में कोई घुसपैठिया नहीं मिला। गोरखपुर के राजघाट थाने की पुलिस हर्बर्ट बांध के किनारे बनी झुग्गियों में पहुंची और वहां रहने वाले लोगों से पूछताछ की। पुलिसकर्मी उन लोगों के पहचान पत्र देखते नजर आए। इनके पिताजी भी आप ही के गांव में रहे? गांव में है। अगर मैं मान लीजिए वहाँ चेक करने आऊँ तो जो आप फोन पे बता रहे हो वही मिलेगा ना? हाँ, मिलेगा। उन झुग्गियों में मौजूद कुछ लोग असम के बारपेटा जिले के रहने वाले बताए गए।
उनके पास मिले आधार कार्ड की पुलिस ने जांच की और उनके मूल गांव के प्रधान से पुलिस ने फोन पर बात करके उनके बारे में जानकारी जुटाई। इसके साथ ही वहां दूसरे राज्यों से आकर रहने वाले लोगों की एक लिस्ट तैयार की गई ताकि अवैध तरीके से रह रहे लोगों की पहचान की जा सके। गोरखपुर के साथ उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी मुहिम चलाई गई। वहां चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने 5000 से ज्यादा संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी मिलने का दावा किया और उन संदिग्ध लोगों की नागरिकता की जांच शुरू की गई। मेरठ के अलग अलग इलाकों में पुलिस ने अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों की तलाश में अभियान चलाया। पुलिस की टीम झुग्गियों में पहुंची और वहां रहने वाले लोगों से पूछताछ करती सुनाई दी। उम्र कितनी है? पुलिसकर्मियों ने इस दौरान उनके पहचान पत्रों की जांच की। करीब 6500 लोगों को चेक करके उनके आईडी अभी तक पुलिस ने लिए हैं। इनको जो उनके मूल जनपद के निवास हैं वहां पर प्रेषित किया गया है पुलिस को और वहां से सूचना मांगी गई है। उन झुग्गियों में मौजूद ज्यादातर लोग असम और पश्चिम बंगाल के रहने वाले बताए गए और दूसरे राज्यों से आकर वहां बसने वाले लोगों की एक लिस्ट तैयार की गई। और इस सब के बीच लखनऊ के हजरतगंज इलाके में पुलिस के पहुंचने से पहले ही कई लोग झुग्गियां खाली करके भाग निकले। वहां पुलिस ने अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों की तलाश में छापेमारी की। लेकिन इसी बीच लखनऊ के हजरतगंज इलाके में बनी वो झुग्गियां पूरी तरह खाली हो गईं। कुछ दिन पहले ही नगर निगम के अधिकारी और कई पुलिसकर्मी वहां पहुंचे थे। उन्होंने हजरतगंज इलाके के डालीबाग में मौजूद उन झुग्गियों में रहने वाले लोगों के दस्तावेजों की जांच की थी। आज के तारीख में देखिए ये जो पूरा इलाका है ये पूरा खाली हो चुका है। यहाँ पर जो लोग रह रहे थे कहाँ गए इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहां टूटा हुआ फर्नीचर इधर उधर बिखरा नजर आया। इसके साथ ही फटी हुई पॉलीथीन और बड़ी बोरियां रखी दिखाई दी। कुछ दिन पहले तक वहां बड़ी संख्या में लोग रह रहे थे और उनके फरार होने के बाद उनकी तलाश तेज कर दी गई। उधर गुजरात के वलसाड में एक पुल का एक बड़ा हिस्सा गिरने से कई मजदूर घायल हो गए। गुजरात के वलसाड में औरंगा नदी पर बन रहे पुल का भारी भरकम हिस्सा गिरने से 4 मजदूर बुरी तरह घायल हो गए। इस हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम ने तुरंत घायलों को अस्पताल भेजा और हादसे की जांच में जुट गई। पंजाब के अमृतसर में कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत सभी स्कूलों को खाली करवाया और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने स्कूल परिसरों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बीएसएफ ने पंजाब के अमृतसर में 300 ग्राम हेरोइन, 2 ड्रोन और एक कार जब्त करने का दावा किया। बीएसएफ ने नशे की तस्करी के आरोप में एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। बीएसएफ के मुताबिक नशे की खेप सीमा पार से ड्रोन के जरिए अमृतसर में भेजी गई थी। इधर उत्तर प्रदेश के संभल में दंगाइयों के फेंके गए पत्थरों और ईंट के टुकड़ों से बनवाई गई पुलिस चौकी का उद्घाटन कर दिया गया। दीपा सराय नाम से बनी इस पुलिस चौकी को संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से 100 मीटर की दूरी पर बनवाया गया और पूरे विधि विधान के साथ इसका उद्घाटन किया गया। संभल के सीईओ कुलदीप कुमार उद्घाटन के लिए होने वाली पूजा के मुख्य यजमान बने। 2 पुजारियों ने वहां हवन पूजन करवाया। उद्घाटन के लिए दीपा सराय पुलिस चौकी को गुब्बारों से सजाया गया। पिछले साल 24 नवंबर को संभल में भड़की हिंसा के बाद इस साल 4 मार्च को इस चौकी को बनवाने का काम शुरू करवाया गया था। पुलिस ने मुस्लिम समुदाय की एक बच्ची के हाथों चौकी की नींव की पहली ईंट रखवाई थी और करीब 10 महीनों में दीपा सराय पुलिस चौकी बनकर तैयार हो गई। उद्घाटन समारोह में संभल के डीएम राजेंद्र पैसिया और एसपी के बिश्नोई भी मौजूद रहे और पूरे उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। चौकी का उद्घाटन संभल की ही रहने वाली जुनैरा फैसल नाम की बच्ची ने फीता काट कर किया। इस दौरान वहां लगातार ढोल बजता सुनाई दिया। संभल के एसपी के मुताबिक दीपा सराय चौकी को पुलिस ने पिछले साल भड़की हिंसा के दौरान दंगाइयों की तरफ से पुलिस पर फेंके गए पत्थरों से ही बनवाया, जिनसे हम सब लोग चोटिल हुए थे। 28 पुलिसकर्मी चोटिल हुए थे। उन्हीं पत्थरों से इस चौकी का निर्माण करवाया जाएगा। उन 15 ट्रॉलियों का भी यूज है। इस 2 मंजिला चौकी में एक कंट्रोल रूम भी बनवाया गया और उस कंट्रोल रूम में दीपा सराय मोहल्ले में लगवाए गए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी का इंतजाम करवा दिया गया। संभल के डीएम ने बताया कि इस चौकी के निर्माण में 52 लाख रुपए खर्च हुए और करीब 10 महीनों का वक्त लगा। पिछले साल हिंदू पक्ष के कुछ लोगों ने संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए कोर्ट का रुख किया था। आरोप लगाया गया था कि मुगल शासन काल में मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनवाई गई थी। कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन 24 नवंबर 2024 को सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। हिंसा के दौरान पुलिस टीम पर पत्थरों से हमला किया गया था और फायरिंग तक की गई।
बाद में पुलिस ने संभल की शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने भी सत्यव्रत पुलिस चौकी नाम से एक नई चौकी बनवा दी थी। इधर गुजरात के राजकोट से चौंका देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक महिला और उनके बिजनेस पार्टनर के झगड़े की गुत्थी सुलझाने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। महिला ने अपने बिजनेस पार्टनर पर मारपीट के आरोप लगाए और सबूत के तौर पर जून 2025 में रिकॉर्ड हुआ एक सीसीटीवी वीडियो भी जारी किया। उस वीडियो में दिखा कि दफ्तर के अंदर ही उस महिला की बेरहमी से पिटाई की गई। मारपीट के आरोप महिला के बिजनेस पार्टनर बताए जा रहे मौलिक नाथपरा पर लगाए गए। मारपीट शुरू होने से पहले वो महिला और मौलिक दफ्तर में बैठकर बातचीत कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई और फिर आरोपी ने महिला की गर्दन पकड़ ली। थोड़ी ही देर में वो महिला के बाल पकड़कर उन्हें जोरदार थप्पड़ मारता नजर आया। महिला ने खुद को संभालने की कोशिश की। इतने में आरोपी का पारा और चढ़ गया। वो महिला को कुर्सी से खींचकर नीचे लाया और उनकी पीठ पर ताबड़तोड़ मुक्के मारता दिखाई दिया। और इस दौरान वो महिला घुटनों के बल फर्श पर पड़ी नहीं थी, लेकिन कारोबार में उनके साथी बताए जा रहे मौलिक का गुस्सा इतने पर शांत नहीं हुआ और मुक्के बरसाने के बाद वो महिला की पीठ पर बैठ गया था। पीठ पर चढ़ने के बाद वो पूरी ताकत से महिला के बाल खींचता नजर आया। देखकर ऐसा लगा जैसे आरोपी के सिर पर खून सवार हो गया। उस महिला ने अपने साथ हुई बेरहमी का एक और वीडियो पुलिस को सौंपा। उस वीडियो में तो मौलिक नाथपरा एक बच्ची के सामने मारपीट करता दिखाई दिया। उसने महिला की गर्दन जोर से दबा दी थी, जिसके बाद वो बेसुध होकर नीचे गिर गई थी। लेकिन महिला के नीचे गिरने के बाद भी आरोपी पर कोई असर नहीं हुआ था। उसने लैपटॉप पर काम करना शुरू कर दिया था, जबकि वो महिला उसी कमरे में बेहोश होकर पड़ी हुई थी। बिजनेस पार्टनर पर मारपीट का आरोप लगाने वाली महिला ने राजकोट के यूनिवर्सिटी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई और शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपी मौलिक नाथपरा को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक मौलिक ने साल 2021 में महिला के साथ मिलकर सामान पैक करने का एक कारोबार शुरू किया था और शिकायत करने वाली महिला ने दावा किया कि कारोबार के लिए उन्होंने 60 लाख का लोन लिया था। महिला के मुताबिक दोनों बिजनेस पार्टनरों ने तय किया था कि लोन की किस्तें मिलकर चुकाई जाएंगी, लेकिन दावा है कि मौलिक ने बाद में काम पर ध्यान देना बंद कर दिया था। और महिला का आरोप है कि जब उन्होंने समझाने की उन्हें कोशिश की तो मौलिक ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता के मुताबिक उन्हें दफ्तर के अंदर ही कई बार बेरहमी से पीटा गया था और इस सबसे तंग आकर उन्होंने पुलिस से शिकायत कर दी। लेकिन आरोपी मौलिक की गिरफ्तारी के बाद यह केस तब और उलझ गया जब इस मामले से जुड़े कुछ और वीडियो भी सामने आ गए, क्योंकि उन वीडियो में दिखा कि शिकायत करने वाली महिला भी अपने बिजनेस पार्टनर से मारपीट कर रही थी। इसके बाद तो इस केस को सुलझाने में जुटी पुलिस भी चौंक गई, क्योंकि गुत्थी सुलझने के बजाय उलझ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस महिला ने मौलिक नाथपरा पर पिटाई के आरोप लगाए, एक वीडियो में वो उसी के साथ धक्का मुक्की करती दिखी। महिला ने दफ्तर के अंदर ही मौलिक को कई थप्पड़ जड़ दिए थे। इस बीच हैरान कर देने वाला एक वाकया भी नजर आया। धक्का मुक्की के बीच महिला ने मौलिक से नीचे लेटने का इशारा किया और वो लेट भी गया था। इसके बाद वो महिला उसके पेट पर बैठ गई और थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए थे। और इसके अलावा भी एक वीडियो में दिखा कि महिला ने कुर्सी पर बैठे अपने बिजनेस पार्टनर को कई थप्पड़ मारे थे और वो वीडियो भी उनके दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। तस्वीरों में दिखा वो महिला और कारोबार में उनका साथी बताया जा रहा मौलिक आमने सामने बैठे थे। महिला मुस्कुरा रही थी, अपने हाथों को गालों पर रखा हुआ था। वो मौलिक से भी ऐसा करने के लिए कहती नजर आई, लेकिन मौलिक ने हाथ गाल पर नहीं रखे। इसके बाद तो दोनों में खींचतान शुरू हो गई। इस बीच महिला अचानक भड़क गई और मौलिक के गाल पर जोरदार चांटा मार दिया था। यानी महिला ने अपने जिस बिजनेस पार्टनर पर पीटने के आरोप लगाए, वो उसके साथ ही हंसी मजाक, धक्का मुक्की और मारपीट भी करती दिखी। सूत्रों के मुताबिक ऐसे वीडियो देखने के बाद पुलिस को महिला की थ्योरी पर शक होने लग गया। उधर यूपी के हापुड़ में राजीव नाम के कारोबारी हार्ट अटैक के आने के बाद अचानक जमीन पर गिर पड़े और हालांकि उसी वक्त उनके दोस्त की समझदारी ने उनकी जान बचा ली, क्योंकि यह घटना उस वक्त हुई जब दोनों दोस्त एक साथ थे। राजीव कार से उतरे ही थे कि उनके कदम लड़खड़ाने लगे। कार का दरवाजा बंद करने के बाद वो कार का सहारा लेकर खड़े हुए और फिर अचानक जमीन पर गिर पड़े। उनके दोस्त सोनू उस वक्त कार की डिक्की से कुछ सामान निकाल रहे थे, लेकिन राजीव के जमीन पर गिरने की आवाज सुनते ही सोनू फौरन उनके पास पहुंचे। बिना वक्त गंवाए उन्होंने राजीव को सीपीआर देना शुरू कर दिया। माना जा रहा है सीपीआर दिए जाने की वजह से ही राजीव की जान बच गई। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई। और कुछ ऐसा ही मामला राजस्थान के कोटा में से भी सामने आया। वहां गहनों की एक दुकान पर खरीदारी करने आए एक आदमी को दिल का दौरा पड़ा। अचानक उनकी हालत बिगड़ने लगी। दुकानदार उन्हें अंगूठियां दिखा रहा था। वो ट्रे में रखी एक एक अंगूठी को हाथ में लेकर देख रहे थे। उसी वक्त वो मेज पर ही सिर रखकर बैठ गए।
गहनों के शोरूम के मालिक और बाकी कर्मचारियों ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो बिल्कुल बेसुध होकर गिरने लगे। उसी वक्त दुकान के मालिक मेज के दूसरी तरफ ग्राहक के पास पहुंच गए और कुर्सियां हटाकर उन्हें फर्श पर लेटा दिया। फिर बिना वक्त गंवाए ग्राहक को उन्होंने सीपीआर देना शुरू कर दिया। बार बार सीपीआर देने के बाद ग्राहक की तबीयत बेहतर हुई, जिसके बाद उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। माना जा रहा है कि वक्त पर सीपीआर मिलना उनकी जान बचने की बड़ी वजह बना। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बढ़ते वायु प्रदूषण पर संसद में चर्चा की मांग की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने दिल्ली समेत देश के कई शहरों में बढ़ते प्रदूषण के मामले पर सरकार से संसद में चर्चा कराने की मांग की। Most of our cities, major cities, are living under a blanket of poisonous air. मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के समर्थन में 50 से ज्यादा जजों ने चिट्ठी लिखी। उन्होंने विपक्ष के महाभियोग के प्रस्ताव को न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1984 सिख दंगा पीड़ितों के 36 परिवारों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए। इस दौरान दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। उधर मध्य प्रदेश के दतिया में जन सुनवाई के दौरान डीएम के सामने होने के बावजूद एक बुजुर्ग उन्हीं से मिलने की जिद पर अड़ गए। बताया गया वो बुजुर्ग अपनी पेंशन से जुड़ी शिकायत लेकर डीएम से मिलने पहुंचे थे, लेकिन वो उन्हें चेहरे से नहीं पहचानते थे और इसीलिए वो लगातार डीएम से मिलने की जिद करते रहे। डीएम को देखने के बाद भी वो उन्हें पहचान नहीं पाए और उनके सामने ही बार बार कहते रहे कि वो साहब से मिलना चाहते हैं। अभी कराते आपको अंदर कहां? इस दौरान बुजुर्ग के सामने बैठे डीएम ने आवेदन मांगा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बुजुर्ग का कहना था कि जिलाधिकारी वही होते हैं जो कैबिन में बैठते हैं और वो उनको ही आवेदन देंगे। मैं करा देता हूँ आपका। साहब ये हम तो अंदर जाएंगे। अरे साहब जाइए। उस बुजुर्ग को ऐसा करता देखकर वहां खड़े लोग मुस्कुराने लग गए। हालांकि इस दौरान जिलाधिकारी बुजुर्ग को उनका काम करवाने का भरोसा दिलाते रहे, लेकिन बुजुर्ग को यकीन ही नहीं हुआ और वो लगातार डीएम के कैबिन में जाने की जिद करते रहे। इस पर लोगों की हंसी छूट गई। हालांकि इस दौरान वहां बैठे जिलाधिकारी बार बार अपनी पहचान बताते रहे। वहां खड़े दूसरे लोगों ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन हकीकत से अनजान बुजुर्ग लगातार अपनी समस्या का ही जिक्र करते रहे। आप मुझे आवेदन दीजिए। आप मुझे आवेदन देना ही नहीं चाह रहे, मैं यही करा देता हूँ आपका सभी। हालांकि काफी देर तक समझाने के बाद बुजुर्ग मान गए और डीएम को अपनी समस्या सुनाई, जिसके बाद उन्होंने बुजुर्ग की पेंशन तुरंत चालू करवाने का भरोसा दिया। इधर मध्य प्रदेश के सागर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीच सड़क पर एक ट्रक के ड्राइवर खुदकुशी करने की जिद पर अड़ गए। ड्राइवर को खुदकुशी करने से रोकने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। इस दौरान वहां खड़े लोग भी उन्हें मनाने की कोशिश में लग गए, क्योंकि वो ड्राइवर अपने शरीर पर डीजल डालकर खुद को आग लगाने की तैयारी करते दिखे। पुलिस वालों से नाराज वो ड्राइवर अपने ट्रक के ऊपर चढ़कर खुदकुशी करने की जिद पर अड़े रहे। इस दौरान नीचे खड़े पुलिस वाले उन्हें मनाने की कोशिश करते दिखे। मम्मी पापा बना लेंगे, हमें टेंशन नहीं है। हैरान करने वाला ये मामला सागर जिले के मालथौन बॉर्डर का रहा। जानकारी के मुताबिक वहां चेक पोस्ट पर आरटीओ ने उस ड्राइवर का चालान काटा था, लेकिन उस ड्राइवर ने आरोप लगाया कि आरटीओ ने कागज देखे बिना ही उनका भारी भरकम चालान काट दिया। इसी वजह से वो खुदकुशी करने की जिद पर अड़ गए और उन्होंने ट्रक पर चढ़कर हंगामा कर दिया। हालांकि पुलिस वाले और बाकी लोग लगातार उनसे नीचे उतरने की अपील करते रहे। लेकिन उस ड्राइवर ने उनकी एक नहीं सुनी। वो अपनी जान लेने की जिद पर अड़े रहे। पिछले चक्कर 2500 का चालान किया, इस चक्कर 4500 का चालान कर दिया। पुलिस वालों ने भी उन्हें मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन ड्राइवर ने नीचे उतरने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने ट्रक पर बैठकर काफी देर तक हंगामा किया। इससे सड़क पर भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग उस ड्राइवर की हरकत से हैरान हो गए, लेकिन ड्राइवर भी खुदकुशी करने के लिए जिद पर डटे रहे। इस दौरान उनके हाथ में डीजल का खाली डिब्बा नजर आया। इसके अलावा उनका शरीर डीजल छिड़के जाने की वजह से गीला दिखाई दिया। यही वजह रही कि पुलिस वाले लगातार उनसे नीचे उतरने की मिन्नतें करते रहे। पुलिस वाले ट्रक पर चढ़े ड्राइवर को उनके परिवार की दुहाई देते रहे। इसके बावजूद उन्होंने अपना इरादा नहीं बदला। वो लगातार चालान काटे जाने की बात पर नाराजगी जताते रहे
और उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी वजह से उनका चालान काटा गया। उन्होंने आरटीओ पर अवैध वसूली का आरोप लगाया, जिसके बाद दूसरे लोगों ने भी उनका समर्थन किया और उनसे नीचे उतरने की गुजारिश करते रहे, लेकिन गुस्से में आए ट्रक के ड्राइवर अपनी समस्या का हल पूछते रहे। आपने बिगड़ कागज चेक किए, मेरा 4,500 का चालान कर दिया, क्यों? काफी देर तक चले हंगामे के बीच पुलिसकर्मी ने हाथ तक जोड़ लिए ताकि वो किसी तरह ट्रक से नीचे उतर आए। हालांकि घंटों तक समझाने के बाद हंगामा शांत हुआ और बाद में ट्रक के ड्राइवर नीचे उतरने के लिए मान गए। इधर बिहार की राजधानी पटना में एक भर्ती परीक्षा के दौरान 6 फर्जी अभ्यर्थियों को दबोच लिया गया। बिहार के पटना में चालक सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान 6 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। आरोप लगा कि ये अभ्यर्थी दूसरों के बदले परीक्षा दे रहे थे और ऐसा करने के लिए इन्होंने लाखों रुपए लिए थे। इसके बाद शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने फर्जीवाड़े के गिरोह का पता लगाने के लिए उनसे पूछताछ की। फोर्ज्ड जो है आधार कार्ड, कोई ऐसा था जिसने फोर्ज्ड पैन कार्ड बना रखा था अपनी आइडेंटिटी को छिपाने के लिए। बिहार के सिवान में जेडीयू सांसद विजय लक्ष्मी देवी और विधायक इंद्रदेव पटेल से अवैध वसूली की मांग करने वाले आरोपी को पुलिस ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चर्चा में आने के लिए आरोपी ने यह हरकत की थी। वहां से इनको गिरफ्तार करके जो है ट्रांजिट रिमांड पे यहाँ पर सिवान जिला लाया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में लाल कोठी थाने के कई पुलिस कर्मी और अधिकारी मिठाई खाने से बीमार हो गए। दावा किया गया कि उन्होंने पास की एक दुकान से मिठाई लेकर खाई थी, जिसके बाद अलग अलग अस्पतालों में कई पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को भर्ती कराना पड़ा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम का कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया गया। ये कॉन्सर्ट 13 दिसंबर को होने वाला था। आतिफ असलम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर कॉन्सर्ट कैंसिल होने की पुष्टि की। उधर शराबबंदी वाले राज्य गुजरात के नवसारी में शराब की पेटियों से भरी एक कार को पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पकड़ लिया। चेकिंग अभियान के दौरान दूसरी गाड़ियों के साथ ही उस कार को भी रोका गया था। इसके बाद पुलिस वाले तलाशी लेने के लिए उसके नजदीक पहुंचे, लेकिन उस कार में बैठे शराब तस्करों ने घबराकर वहां से भागने की कोशिश की और इस दौरान उन्होंने सामने खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर के बावजूद वो कार वहां नहीं रुकी। इसके बाद पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी से उसका पीछा करना शुरू किया। पुलिस ने बेहद तेज रफ्तार में गाड़ी चलाई और काफी दूर जाकर उस कार को पकड़ लिया। हालांकि शराब तस्कर वहां से फरार होने में कामयाब रहे। बाद में पुलिस ने शराब की कई पेटियां जब्त कर ली। इधर दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर पर सरेआम हुई फायरिंग से दहशत मच गई। वो अपने एक कर्मचारी के साथ घर जा रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने उनका पीछा किया और उन पर गोली चला दी और गोली लगते ही वो प्रॉपर्टी डीलर जमीन पर गिर गए। इसके बाद उनके साथ मौजूद उस कर्मचारी ने उस मोटरसाइकिल पर सवार उन लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से भाग निकले। ये गोलीबारी शाहदरा के बलबीर नगर इलाके में हुई। वो प्रॉपर्टी डीलर अपने घर जा रहे थे। इसी बीच उन दोनों लोगों ने उनका पीछा किया और बेखौफ होकर उन पर गोली दाग दी। इस फायरिंग में वो प्रॉपर्टी डीलर घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन पर ही हुई फायरिंग की वजह का पता नहीं चल सका। लेकिन दिल्ली के शाहदरा में सरेआम हुई फायरिंग के बाद वहां दहशत फैल गई। वारदात के बाद प्रॉपर्टी डीलर जोगेंद्र राठौड़ की पत्नी ने पुलिस को फोन कर जानकारी दी। उसके बाद पुलिस की टीम जांच के लिए वहां पहुंची। सबसे पहले वारदात वाली जगह को घेरा गया और वहां सबूतों की तलाश की गई और फिर वहां लोगों से पूछताछ की गई। घर के पास उनके ऊपर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की थी। यहाँ पर फायरिंग के निशान भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये कहा जा रहा है कि उनको 3 गोलियां लगी। वहां लोगों ने बताया कि बदमाशों ने देर रात फायरिंग की थी और उसके बाद गोलियों की आवाज सुनकर लोग घर से बाहर निकले। आवाज आई पट पट की, 3 गोलियां शायद चली हैं और पुलिस की टीम सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में अपने बेटे की याद में राजा रघुवंशी के पिता ने एक ढाबा खोल लिया। इसी साल 23 मई को मेघालय की राजधानी शिलोंग में राजा रघुवंशी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या का आरोप उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी पर लगा था और उस घटना के बाद से टूट चुके राजा रघुवंशी के पिता ने अपने बेटे की याद में एक ढाबे की शुरुआत की। बताया गया कि ढाबा खोलने का सपना राजा रघुवंशी ने ही देखा था और परिवार ने उनके नाम से ढाबा खोलकर उनका वो सपना पूरा किया। क्योंकि राजा की तमन्ना थी कि मेरे को बोला, पापा बोला, अपन बोला ढाबा खोलेंगे और मैं नाम से खोलूंगा। और खास बात यह कि इस ढाबे में शिलोंग के कुछ पर्यटक स्थलों की तस्वीरें भी लगाई गईं। परिवार के मुताबिक राजा रघुवंशी को खाने पीने और कसरत करने का बहुत शौक था, इसलिए वो ढाबे के बाद राजा रघुवंशी के नाम पर एक जिम भी खोलेंगे
और इस बीच मामले की जांच में जुटी शिलांग पुलिस ने इंदौर में 2 और गवाहों के बयान दर्ज किए और पुलिस के मुताबिक इस मामले में कुल 90 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। राजा रघुवंशी की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस मामले की जांच कर रही शिलांग पुलिस ने हत्या का आरोप राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम पर लगाया था। दावा किया गया था कि सोनम ने शादी के कुछ ही दिन बाद अपने प्रेमी राज समेत कुछ और लोगों के साथ मिलकर उनकी हत्या करवा दी थी। बाद में सोनम समेत सभी आरोपियों को शिलांग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसी वक्त से सभी आरोपी जेल में बंद हैं। इधर 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ एक मैच के दौरान विश्व रिकॉर्ड बना दिया। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ 14 छक्के लगाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने दुबई में खेले गए अंडर 19 एशिया कप के एक मैच में 95 गेंदों पर 171 रन बना दिए। इस पारी में वैभव ने 14 छक्के और 9 चौके लगाए। आईसीसी ने पुरुष T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की टिकटों की बिक्री शुरू कर दी, लेकिन टिकट पोस्टर पर किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी या कप्तान की फोटो नहीं छापी गई। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होगा। टूर्नामेंट में दुनिया की 20 अंतर्राष्ट्रीय टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे। पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास का फैसला वापस ले लिया। उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स के बाद कुश्ती से संन्यास ले लिया था। इसके बाद उन्होंने हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। उधर उत्तर प्रदेश के शामली में कूड़े के ढेर की वजह से परेशान लोगों ने अपने मकानों पर पलायन के पोस्टर लगा दिए। उन लोगों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका को शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई और इसलिए उन लोगों ने प्रदर्शन करते हुए अपने मकानों के बाहर पलायन के पोस्टर लगा दिए। उनके मुताबिक वो पास की खाली जमीन पर पूरे शहर का कूड़ा फेंके जाने की वजह से परेशान हो गए। लगभग 10-12 साल से डर रहा और मैं चेयरमैन साहब के पास में भी गया, नगर पालिका में भी गया, कोई सुनवाई नहीं होती। शामली जिले के कांधला नगर के मोहल्ला राजात गांग में रहने वाले लोगों ने नगर पालिका और प्रशासन पर आरोप लगाए। उन लोगों ने दावा किया कि कई बार इस समस्या की शिकायत की गई, लेकिन आरोप लगा कि जिलाधिकारी से लेकर नगर पालिका तक से उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अपने मकानों के बाहर पलायन के पोस्टर लगाकर विरोध जताया और इसलिए वो पोस्टर लेकर मोहल्ले में घूमते दिखे। उन्होंने पोस्टरों के जरिए कूड़ा नहीं हटाए जाने पर मकान छोड़ने की चेतावनी दी। इसके बाद उन पोस्टरों को अपने मकानों के बाहर लगा दिया। उनके मुताबिक जिस जमीन पर कूड़ा फेंका जाता है उसके मालिक ने भी कोई कदम नहीं उठाया। महिला डिग्री कॉलेज का है जो उनके प्रिंसिपल से भी मिला है, लेकिन वे कुछ नहीं करवाना चाहते, उन्हीं की सहमति से गिर रहा जी। वहाँ रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि बदबूदार कूड़े की वजह से उनकी आफत बढ़ गई। यहाँ पर कभी भी आग लग जाती है, बहुत प्रदूषण उड़ता है, जिसमें अस्थमा के कुछ लोग हैं यहाँ पर और उनके मुताबिक उनकी तबीयत खराब होने का भी खतरा बढ़ गया, इसलिए उन्होंने उस इलाके से पलायन करने की चेतावनी दी। उधर मध्य प्रदेश के रतलाम में स्कूटर चला रहे एक बुजुर्ग को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और हादसे में बुजुर्ग की जान चली गई। हादसे के बाद पुलिस स्कूटर को टक्कर मारने वाली कार की तलाश में जुट गई। हादसा उस वक्त हुआ जब स्कूटर सवार बुजुर्ग एक चौराहे से गुजर रहे थे। सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और कार से टक्कर लगते ही बुजुर्ग हवा में उछल पड़े, दूर जाकर एक बस स्टैंड के पास गिरे और उस हादसे में उनकी वहीं पर मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद कार ड्राइवर वहां से फरार हो गया और उस हादसे के बाद पुलिस ने टक्कर मारने वाली कार की तलाश तेज कर दी। उधर बिहार के वैशाली जिले में एक कार्यक्रम के दौरान पिस्तौल लहराए जाने के मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक वहां एक बर्थडे पार्टी का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान लोग नाच गा रहे थे और तभी वहां नाच रही एक महिला पिस्तौल लहराती नजर आई। उन्होंने पिस्तौल दिखाते हुए अपना वीडियो भी रिकॉर्ड किया। इस दौरान कुछ और लोग भी गाने की धुन पर झूमते दिखे। जानकारी के मुताबिक वैशाली जिले के महिसौर इलाके में बर्थडे पार्टी चल रही थी। तभी डांस फ्लोर पर मौजूद महिला ने पिस्तौल निकालकर नाचना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर पिस्तौल लहराने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस अलर्ट हो गई और वीडियो की जांच में जुट गई। इधर एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर ज्यादा कस्टम्स ड्यूटी वसूले जाने का दावा किया। इंडिगो एयरलाइन ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की कि उसके विमानों पर गलत तरीके से कस्टम्स ड्यूटी वसूली गई। कंपनी ने दावा किया कि जिन विमानों को मरम्मत के लिए बाहर भेजा गया था उनके भारत लौटने पर कस्टम्स विभाग ने 900 करोड़ से ज्यादा का भारी शुल्क वसूला। मजबूत ग्लोबल संकेतों से शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी रही। सेंसेक्स 449 अंक उछला तो निफ्टी भी उछलकर 26,046 पर पहुंच गया। इसकी वजह से निवेशकों ने करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए कमाए। सबसे ज्यादा तेजी मेटल और रियल्टी इंडेक्स में रही, जबकि एफएमसीजी सेक्टर के शेयर गिरकर बंद हुए।
रेल मंत्रालय ने रेल हादसों पर नए आंकड़े जारी किए। रेलवे के मुताबिक साल 2014-15 में हर साल करीब 135 बड़ी रेल दुर्घटनाएं होती थीं, लेकिन 2024-25 में ये संख्या घटकर 31 रह गई। रेलवे ने बताया कि इस साल 2025-26 में भी नवंबर तक सिर्फ 11 हादसे हुए। उधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में उस वक्त दहशत फैल गई जब वहां पाकिस्तानी सेना के काफिले पर जबरदस्त हमला कर दिया गया। उस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली और उसके लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को लेकर जा रहे एक ट्रक पर रॉकेट दाग दिए। आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों ने घात लगाकर हमला किया। हाथ में रॉकेट लॉन्चर लिए वो एक मकान के पीछे छिप गए और पाकिस्तानी सेना के काफिले के आने का इंतजार किया। उस काफिले में सबसे आगे चल रहा ट्रक जैसे ही सामने आया, उस पर हमला बोल दिया गया। लॉन्चर से निकला रॉकेट बिल्कुल निशाने पर लगा और फट गया। इसके बाद तो पाकिस्तानी सेना का वो ट्रक आग और धुएं से घिर गया। हालांकि वो पूरी तरह बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि रॉकेट हमले के बाद भी वो ट्रक सड़क पर दौड़ता नजर आया। लेकिन अचानक हुए इस हमले ने उस ट्रक में मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों की जान हलक में ला दी। पाकिस्तानी सेना के ट्रक को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले से गुजर रहा था। आतंकी संगठन टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और इसका वीडियो जारी कर पाकिस्तान की सरकार और सेना को चुनौती दे डाली। उस रॉकेट हमले में पाकिस्तान के 5 सैनिकों के बुरी तरह घायल होने की खबर आई। इधर पाकिस्तानी फौज को अमेरिका से मदद मिली तो बलोच नेता भड़क गए। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गुस्सा निकाला। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के लिए $68 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 6,000 करोड़ रुपए की सैन्य मदद देने की मंजूरी दी थी और अमेरिका के इसी फैसले पर बलोच नेताओं ने भारी नाराजगी जताई। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक चिट्ठी लिखी और उनसे अपील की कि वो पाकिस्तान को दी जा रही सैन्य मदद को तुरंत रोक दें। बलोच नेताओं ने अंदेशा जताया कि पाकिस्तान अमेरिका से मिले इन पैसों और हथियारों का इस्तेमाल बलोच समुदाय के लोगों पर हमला करने के लिए करेगा। यही नहीं, बलोच नेताओं ने चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया कि बलूचिस्तान में हुए कई हमलों में अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। और इसके साथ ही बलोच नेताओं ने अमेरिका को पाकिस्तान के उस धोखे की भी याद दिलाई जो उसने ओसामा बिन लादेन के वक्त दिया था। और चिट्ठी में खास तौर पर उसका जिक्र किया गया कि पाकिस्तान ने बार बार अमेरिका को धोखा दिया। उसने ओसामा बिन लादेन को अपने घर में ही छिपा कर रखा था। साथ ही कई दूसरे आतंकियों को भी उसी ने पाला। इन बातों के साथ बलोच नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप से अपील की कि वो पाकिस्तान पर जरा भी भरोसा न करें, क्योंकि वो अमेरिका से ही मिले F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल के खिलाफ भी कर सकता है। दावा किया गया कि पाकिस्तान ईरान और तुर्की के साथ मिलकर अपने एजेंडे पर लगा हुआ है। और इन दावों के साथ बलोच नेताओं ने अमेरिका से अपील की कि वो पाकिस्तान के पुराने रिकॉर्ड की समीक्षा कर उसके लिए नई नीति बनाए, ताकि पाकिस्तान अमेरिका से मिली मदद का इस्तेमाल बलूचिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाने के लिए न कर सके। बलूचिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन वहां रहने वाले लोग लंबे वक्त से पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे। वहां के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान ने उनकी जमीनों पर जबरन कब्जा करने के साथ ही उन पर तरह तरह के अत्याचार किए। इसी वजह से बलोच समुदाय के लोग बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की मांग करते आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुकवाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों को तब बड़ा झटका लगा जब यूक्रेन ने रूस के शहरों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी। इससे पहले रूस की फौज ने यूक्रेन पर एक साथ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दाग दी थी। इसके जवाब में यूक्रेन ने भी रूस के शहरों पर हमले कर दिए। एक साथ सैकड़ों ड्रोन से हुए हमले की वजह से वहां दहशत मच गई। रात के वक्त आसमान में एक के बाद एक मिसाइलें और ड्रोन गुजरती दिखी। दावा किया गया कि यूक्रेन के निशाने पर रूस की कुछ ऑयल रिफाइनरियां थी, जिन्हें रात के वक्त निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि रूस की फौज ने यूक्रेन के सभी हमलों को नाकाम करने का दावा किया, लेकिन खबरों के मुताबिक रात के वक्त दोनों ओर से हुई बमबारी की वजह से कई जगहों पर आग लग गई और दोनों देशों के आक्रामक रवैये पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी भी साफ दिखी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह तक कह दिया कि अगर यह जंग खत्म नहीं हुई तो इसका नतीजा तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है, जिसके लिए उन्होंने सीधे सीधे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को जिम्मेदार बता दिया। Other than President Zelensky, his people loved the concept of the deal. You know, we threw something out. ट्रंप का मानना है कि वो शांति समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके थे। I thought that we were very close with Russia to having a deal. I thought we were very close with Ukraine to having a deal. शांति समझौते को झटका लगने के बाद डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में चुनाव कराने तक की नसीहत दे चुके हैं और उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति पर बिना चुनाव कराए गैर कानूनी तरीके से राष्ट्रपति की कुर्सी पर चिपके रहने का आरोप लगाया था।
जिसका जवाब देने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी सामने आ गए। जेलेंस्की यूक्रेन में चुनाव कराने पर राजी हो गए, पर उन्होंने अमेरिका से सीज फायर करवाने की शर्त रख दी। If there is a need for elections now, there must be a ceasefire at least during election process and during voting, and this is something that must be discussed. जेलेंस्की 2019 में राष्ट्रपति चुनाव जीते थे। यूक्रेन में 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है, यानी 2024 में वहां फिर से चुनाव कराए जाने थे, लेकिन जंग की वजह से चुनावों को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया था। और इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि जेलेंस्की गैर कानूनी तरीके से राष्ट्रपति के पद पर जमे हुए हैं। ट्रंप ने यहां तक दावा कर दिया कि यूक्रेन की जनता जंग के पक्ष में नहीं है और इसीलिए वो शांति समझौते को एक आखिरी मौका देना चाहते हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी कर बताया गया कि इस मामले में अब ट्रंप हताश हो चुके हैं। The president is extremely frustrated with both sides of this war. व्हाइट हाउस के मुताबिक जंग रुकवाने के लिए अलग अलग देशों के नेताओं और अफसरों के साथ करीब 30 घंटे की बैठकें की जा चुकी हैं। The administration has spent more than 30 hours just in the past couple of weeks meeting with the Russians and the Ukrainians and the Europeans and speaking with them as well. शनिवार को व्हाइट हाउस के अधिकारियों की यूक्रेन के अधिकारियों से होने वाली बैठक को शांति समझौते की दिशा में आखिरी कोशिश माना जा रहा है। उधर अमेरिका के राज्य वॉशिंगटन में भयंकर बाढ़ की चपेट में फंसे 2 लोगों को हेलीकॉप्टर से बचाया गया। यूएस कोस्ट गार्ड के जवानों ने बाढ़ के पानी में डूबे एक मकान में फंसे लोगों को रस्सी की मदद से बाहर निकाला, क्योंकि जिस जगह वो लोग फंसे थे वहां किसी रास्ते से पहुंचना संभव नहीं था। वहां चारों ओर पानी भरा नजर आया जो मकानों की छत तक पहुंच गया। वहां जब लोगों के फंसे होने की खबर मिली तो राहत बचाव टीम को हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा गया और फिर उस हेलीकॉप्टर में बैठे यूएस कोस्ट गार्ड के जवानों ने ऑपरेशन शुरू किया। पहले हेलीकॉप्टर को उस मकान के पास ले जाया गया जहां लोग फंसे हुए थे। उसके बाद हेलीकॉप्टर से एक जवान रस्सी की मदद से उस मकान की छत पर उतरा और जैसे ही राहत और बचाव दल का सदस्य उस मकान में पहुंचा, वहां फंसे लोगों के चेहरे खिल उठे। उन लोगों ने राहत की सांस ली और फिर उस मकान में फंसे लोगों को एक एक कर निकालने का काम शुरू हुआ। पहले हेलीकॉप्टर से लटकी हुई रस्सी में एक नाव बांधी गई, फिर वहां फंसे एक व्यक्ति को उसमें बैठाकर ऊपर खींचा गया, जिसे हेलीकॉप्टर में बैठे दूसरे जवान ने अंदर की ओर खींचा और फिर वैसे ही मकान में फंसे दूसरे व्यक्ति को भी बाहर निकाला गया। लगातार हुई बारिश की वजह से वॉशिंगटन राज्य में हालात खराब हो गए और वहां हजारों लोग बाढ़ में फंस गए और उसे देखते हुए वॉशिंगटन राज्य के गवर्नर ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। और बारिश ने अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में ऐसी तबाही मचाई जिसकी कल्पना वहां रहने वालों ने की भी नहीं थी। बाढ़ की वजह से कई इलाके डूब गए, सड़कें धंस गई, हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद वहां नदियों का जलस्तर बढ़ गया और कई नाले भी उफान पर आ गए, जिनका पानी सड़कों पर आ गया और उसे देखकर ऐसा लगा कि सड़क पर कोई नदी बह रही हो। Must have been around 1 a.m. maybe the river reached the shore and so our backyard is we kind of have a moat around our building. अमेरिकी मौसम विभाग के मुताबिक वॉशिंगटन में 24 घंटे में 6 इंच से ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से वहां हालात खराब हो गए और उन्हें देखते हुए रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया गया। इधर पाकिस्तान को अगली किस्त जारी करने से पहले कर्ज में डूबे देशों की मदद करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगा दी। इन शर्तों के साथ IMF पाकिस्तान पर कुल 64 शर्तें लगा चुका है और इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही IMF की तरफ से पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद की अगली किस्त जारी हो सकेगी। इन नई शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार को भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार करना होगा। साथ ही इसी महीने बड़े सरकारी अधिकारियों की संपत्ति की जानकारी को सार्वजनिक करना होगा और धीरे धीरे इस एक्शन प्लान को देश के अलग अलग प्रांतों में भी लागू करना होगा, ताकि वहां काम करने वाले सरकारी अधिकारियों की संपत्ति के बारे में सभी को जानकारी मिल सके और इन नई शर्तों को लागू कर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर लोगों का भरोसा फिर से कायम हो सके। इसके अलावा IMF ने पाकिस्तान सरकार की कमाई घटने पर अगले साल एक मिनी बजट लागू करने की भी शर्त रखी। साथ ही पाकिस्तान को कंपनीज एक्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट में भी बदलाव करने होंगे। इसके अलावा IMF ने भारत से तनाव जारी रखने पर भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ा खतरा होने की चेतावनी दी, लेकिन IMF की भारी भरकम शर्तों के बाद भी कर्ज लेने को मजबूर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शेखी बगारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान भाषण देते हुए IMF का कर्ज लौटाने के साथ साथ पाकिस्तान को भी ताकतवर बनाने का दावा कर दिया। हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन शहबाज शरीफ के इस बयान ने उनकी दुनिया भर में किरकिरी करवा दी।
क्योंकि एक तरफ वो अपने देश में बड़ी बड़ी बातें करते रहे और दूसरी तरफ IMF से कर्ज लेने के लिए कड़ी शर्तों को मानने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक गैस पाइपलाइन में जबरदस्त धमाका हो गया और धमाका इतना तेज था कि वहां मौजूद कई मकान हिल गए। पूरे इलाके में दहशत मच गई, क्योंकि जिस मकान के नीचे से वो पाइपलाइन गुजर रही थी वो तो धमाके की वजह से पूरी तरह बिखर गया। धमाका होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग तो डर के मारे वहां से भागते हुए नजर आए, जबकि पूरे इलाके में उस मकान का मलबा बिखर गया। धमाके के बाद वहां आग की लपटें भी उठती दिखाई दी। थोड़ी ही देर में दमकल विभाग के कर्मचारी वहां पहुंच गए और उन्होंने आग बुझाने की कोशिश तेज कर दी। बताया गया कि वहां हुए धमाके की वजह से 6 लोग घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। उधर ऑस्ट्रेलिया में एक स्काई डाइवर की जान उस वक्त आफत में पड़ गई जब वो एक विमान के पंख पर फंस गया। हादसा उस वक्त हुआ जब कई स्काई डाइवर 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे विमान से नीचे कूदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान एक स्काई डाइवर ने कूदने से ठीक पहले अपना पैराशूट खोल दिया। तेज हवा की वजह से उसका पैराशूट विमान के पीछे वाले पंख पर जाकर फंस गया, जिसकी वजह से वो पैराशूट के साथ ही लटका रह गया। इस दौरान विमान में मौजूद दूसरे स्काई डाइवर आराम से नीचे की तरफ छलांग लगाते दिखे, लेकिन पैराशूट के साथ लटके उस आदमी तक कोई नहीं पहुंच सका, जबकि विमान में बैठे लोग भी उस आदमी की कोई मदद नहीं कर पाए। और इस दौरान विमान उसी रफ्तार से उड़ता रहा और हवा के तेज दबाव की वजह से पंख पर फंसे उस स्काई डाइवर को अपने सर पर मौत नाचती दिखाई दी, लेकिन उसने भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी जेब से एक छोटा कटर निकालकर पैराशूट की रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। इस दौरान तेज हवा की वजह से उसे रस्सियों को काटने में काफी मुश्किल हुई, लेकिन वो लगातार एक के बाद एक रस्सियों को काटता चला गया। पैराशूट की आखिरी रस्सी कटते ही वो 15,000 फीट की ऊंचाई से जमीन की तरफ तेजी से गिर गया। हालांकि उसके पास दूसरा पैराशूट भी मौजूद था, जो उसने गिरने के कुछ ही सेकंड बाद खुला और सुरक्षित जमीन पर उतर गया। सौभाग्य की एक बात यह कि अमेरिका लगातार वेनेजुएला के जहाजों पर हमले क्यों कर रहा है, यह खबर सब देख रहे हैं। क्या वहां पर कोई जंग शुरू होने वाली है वेनेजुएला वाली? अमेरिका और वेनेजुएला की कौन सी लड़ाई चल रही है? यहां की ज्यादातर पब्लिक तो यही नहीं जानती कि वेनेजुएला कहां है और अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव क्यों हो रहा है। तो वेनेजुएला एक देश है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका यानी ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली जैसे देश वाला महाद्वीप। वेनेजुएला उसके उत्तर पूर्व में है, कोलंबिया के पास, ब्राजील के उत्तर में, और इसका उत्तरी हिस्सा कैरिबियन सागर से घिरा है। अमेरिका मतलब यूएसए उत्तरी अमेरिका में है, कनाडा के नीचे। वेनेजुएला अमेरिका से लगभग 3,200 किलोमीटर दक्षिण में। अमेरिका के फ्लोरिडा से जहाज चलाओ तो कैरिबियन सागर पार करके वेनेजुएला आ जाता है। वेनेजुएला साइज में समझ लीजिए भारत के गुजरात और राजस्थान जितना है, लेकिन जनसंख्या 3 करोड़ भी नहीं है, 2 करोड़ 80 लाख के आसपास है। तो यह छोटा सा देश अमेरिका से कैसे भिड़ रहा है और क्यों भिड़ रहा है? इसकी राजधानी है कैराकस, जो पहाड़ों में बसी है। तो सबके लिए जानने वाली बात यह है कि यह देश तेल का खजाना है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार यहां है, अरब देशों में नहीं है। सबसे ज्यादा तेल इस देश में है। वो अलग बात है कि तेल निकालने में और उत्पादन में ये पीछे है, लेकिन भंडार सबसे बड़ा इसके पास है। तो आप सोच रहे होगे फिर तो ये बहुत ही अमीर देश होगा ना, बल्कि वहां गरीबी, भूखमरी और राजनीतिक कलह है। तो ये क्यों है, इसको समझना जरूरी है। वेनेजुएला का अमेरिका से पुराना रिश्ता है। 19वीं सदी में वेनेजुएला को स्पेन से आजादी मिली थी। फिर 20वीं सदी में तेल की खोज हुई। 1920 के दशक में तेल मिला, अमेरिकी कंपनियां यहां आई, उनका तेल हो गया, वेनेजुएला अमेरिका को तेल बेचता था। 1990 के दशक तक अमेरिका का 15% तेल वेनेजुएला से ही आता था, बिल्कुल पास में, वो सागर क्रॉस करके आ जाता था। दोनों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे थे, कंपनियां अमेरिकी थीं। लेकिन 1999 में वहां ह्यूगो शावेज नाम के नेता सत्ता में आए, और शावेज थे सोशलिस्ट विचारधारा के, उन्होंने लेफ्ट विचारधारा के। उन्होंने तेल कंपनियों को सरकारी बना दिया, और वहां की तेल कंपनियों में जो अमेरिकी कंपनियों की हिस्सेदारी थी, तो अमेरिकी कंपनियों की हिस्सेदारी कम कर दी, और शावेज की पूरी पॉलिटिक्स ही अमेरिका विरोधी हो गई। वो सत्ता में ही यही कहकर आए थे कि तेल वेनेजुएला का है, मुनाफा अमेरिका की कंपनियों को क्यों होता। तो 2002 में शावेज के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश हुई। वहां के लोगों का मानना था कि अमेरिका करवा रहा था। अमेरिका पर वैसे भी दुनिया के कई देशों में अपने हिसाब से सरकारें मनवाने के आरोप लगते रहे।
इतिहास में यह होता रहा है। तो शावेज के खिलाफ बगावत खड़ी करने में भी अमेरिका का ही हाथ माना गया था। लेकिन फिर 2003 से 2008 में तेल की कीमतें बढ़ती चली गई थी, आपको भी याद होगा। देश में भी, हमारे यहां भी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी थी तो कैसे बढ़ते चले गए थे तेल के दाम। कच्चे तेल के दामों में कैसी आग लग गई थी। वेनेजुएला ने अमेरिकी कंपनियों को बाहर कर दिया था उसके बाद, शावेज के आने के बाद। तो सारा पैसा फिर वेनेजुएला की सरकार को मिलने लगा तेल का। जब कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी तो तेल जिन देशों के पास था उनके तो फायदे होने शुरू हो गए। शावेज ने गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी योजनाएं शुरू कर दी। वेनेजुएला की सरकार अमीर होती चली गई। लेकिन फिर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगने लगे शावेज की सरकार पर, और अर्थव्यवस्था सारी तेल पर ही निर्भर रही। 2013 में क्या हुआ, शावेज की मृत्यु हो गई और निकोलस मदुरो सत्ता में आ गए। वो अभी भी सत्ता में है। मदुरो शावेज के उत्तराधिकारी थे। लेकिन तेल की कीमतें फिर गिरनी शुरू हुई। 2014 में $100 प्रति बैरल का तेल जो है वो $30 के रेट पर आ गया। गिरते गिरते वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। महंगाई बढ़ गई जबरदस्त, क्योंकि सब कुछ तेल भरोसे था। लोग भूखे मरने लगे, दवाएं नहीं मिल रही थी, सब कुछ चरमरा गया। 70 लाख से ज्यादा, ऐसा बताते हैं 70 लाख से ज्यादा वेनेजुएला के लोगों ने देश छोड़ दिया। यह हालत हो गई। और अमेरिका ने आरोप लगाए मानवाधिकारों के हनन के। अमेरिका मानवाधिकारों के हनन के आरोप देशों पर लगाता रहता है। और फिर अमेरिका ने वेनेजुएला पर दबाव बनाने के लिए प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए 2014-15 में। जैसे अमेरिका करता है कई देशों में, प्रतिबंध लगा देता कि कोई इस देश से व्यापार नहीं करेगा, ईरान वगैरह में जैसे किया, और भी कई देशों के साथ करता है। 2017 में ट्रंप ने और सख्ती कर दी। जब पहले ट्रंप की सरकार थी, वहां से तेल लेना बंद कर दिया। दूसरे देशों पर भी दबाव डाला कि वहां से तेल मत लो, जैसा अमेरिका करता रहता है कि प्रतिबंध लगाएं, यहां से तेल नहीं लेंगे। और 2019 में अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि वहां की विपक्षी नेता जो वहां पे विपक्षी नेता जो मदुरो के विरोधी हैं, हुआन गुआइडो, उनको वो अंतरिम राष्ट्रपति मानेगा। अमेरिका ने कह दिया हमारे लिए राष्ट्रपति हैं, ये नहीं है। और मदुरो को वहां का राष्ट्रपति ही नहीं मानता। फिर बाइडेन की सरकार आई तो उन्होंने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। लेकिन फिर आरोप लगे कि 2024 के चुनाव में मदुरो ने धांधली की और विपक्षी उम्मीदवार को जेल भेज दिया। तो अमेरिका ने फिर प्रतिबंध और लगा दिए। अब फिर ट्रंप राष्ट्रपति बन गए। सितंबर से अमेरिका ने कैरिबियन सागर में भारी सैन्य जमावड़ा किया हुआ है। युद्धपोत हैं, मरीन सैनिक, हेलीकॉप्टर सब उतार रखे हैं वहां। 21 नावों पर अमेरिका हमले कर चुका है। और अमेरिका क्या कहकर हमले कर रहा है? अमेरिका आरोप है वहां से ड्रग्स की तस्करी हो रही है। अमेरिका कह रहा है वहां से ड्रग्स की तस्करी हो रही है और ड्रग्स तस्करी के नाम पर वो वेनेजुएला की नावों और जहाजों पर हमले कर रहा है। अभी 29 नवंबर को ट्रंप ने वेनेजुएला का हवाई क्षेत्र ही बंद करने का ऐलान कर दिया था कि कोई विमान ही नहीं उड़ेगा। तो अब वेनेजुएला ने इसे युद्ध का ऐलान मान लिया कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला तट पर एक तेल टैंकर को ही जब्त कर लिया, यह कहते हुए कि यह प्रतिबंध तोड़कर तेल ले जा रहा था। और नए प्रतिबंध लगा दिए मादुरो की पत्नी के 3 भतीजों पर, 6 जहाजों और कंपनियों पर। ट्रंप ने मादुरो को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया कि सत्ता छोड़ दो और परिवार समेत भाग जाओ। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि असली मकसद यह है कि मादुरो को हटाना है। वेनेजुएला का आरोप है कि अमेरिका तेल के लिए आक्रमण कर रहा है। अमेरिकी सांसद भी चिंतित हैं और कुछ तो कह रहे हैं कि ट्रंप अमेरिका को युद्ध में धकेल रहे हैं। ब्राजील के सलाहकार ने चेतावनी दे दी कि यह अमेरिका के लिए वियतनाम जैसा हो सकता है, जहां पर सालों तक लड़ने के बाद अमेरिका को पीछे हटना पड़ा था। वहां भी अमेरिका चला गया था वियतनाम में। लेकिन ट्रंप पड़े हुए हैं कि वेनेजुएला एक नार्को टेररिस्ट देश है, मतलब वो ड्रग्स कारोबार का अड्डा है और आतंकवाद फैलाता है। अमेरिका आरोप लगाता है कोकेन की खेप कोलंबिया से आती है और वेनेजुएला के रास्ते यूरोप जाती है और अमेरिका को भी इससे खतरा है। इस नाम पर वो वहां पे सैन्य जमावड़ा लगाया। मादुरो और उनकी सेना पर ड्रग्स माफिया से जुड़े होने के आरोप लगाकर अमेरिका वहां के सागर में अपनी सेना की तैनाती कर चुका है। दूसरा आरोप अमेरिका लगाता है मादुरो पर लोकतंत्र और मानवाधिकार की हत्या करने का। यह भी आरोप अमेरिका देशों पर लगाता है कि वहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कि मादुरो ने चुनावों में धांधली की और विपक्ष को दबाया, जिससे 70 लाख लोग शरणार्थी बनने को मजबूर हो गए। तीसरा आरोप ट्रंप का यह है कि वेनेजुएला से लोग अमेरिका में भागकर आ रहे हैं। चौथा, वो कहते हैं कि एक अस्थिर वेनेजुएला से पूरे लैटिन अमेरिका को अस्थिरता का खतरा है। अमेरिकी काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट कहती है कि प्रतिबंध इसलिए लगाए हैं ताकि मादुरो पर सत्ता छोड़ने के लिए दबाव बने, ताकि वहां लोकतांत्रिक सरकार बने। यानी अमेरिका फिर वहां लोकतंत्र की रक्षा करने के नाम पर अपनी आक्रामकता दिखा रहा है।
लेकिन वेनेजुएला का मानना है, या यूं कहें कि मादुरो का मानना है, कि यह सब अमेरिका का पुराना ढकोसला है और उसको लोकतंत्र वोकतंत्र की कोई चिंता नहीं, उसको तो वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करना है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। अमेरिका वेनेजुएला के तेल को कंट्रोल करना चाहता है, यह आरोप है। प्रतिबंध लगाने से उसका तेल उत्पादन 30 लाख बैरल प्रतिदिन जो था वो घट के 7 लाख बैरल पर आ चुका है। रूस, चीन और ईरान ये वेनेजुएला के साथ हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका का असली लक्ष्य है मादुरो को हटाना। जैसे वो ईरान में चाहता है वैसे ही वेनेजुएला में चाहता है। ईरान में भी तेल है, वेनेजुएला में तो तेल ही तेल है। लेकिन अगर रूस ने अपनी मिसाइल भेज दी तो युद्ध बड़ा हो सकता है। इसलिए सबको इसके बारे में जानने की जरूरत है कि वहां क्या हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े युद्ध ऐसे ही माहौल में शुरू होते हैं। 100 बात की एक बात। उधर चीन ने इंटरनेट सेवाएं देने वाली अपनी नई सैटेलाइट लॉन्च कर दी। चीन ने इंटरनेट सेवा देने वाली नई सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया। चीन ने अपनी इस नई सैटेलाइट को उसके दक्षिणी शहर हाइनान की कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट से लॉन्च किया। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री नूर जलाल जलाली अगले हफ्ते भारत दौरे पर आएंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच मानवीय सहायता और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर बातचीत होगी। इससे पहले वहां के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी और व्यापार मंत्री ने भी भारत का दौरा किया था। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में एक बस के गहरी खाई में गिरने से 8 लोगों की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने महाराष्ट्र के लातूर में अंतिम सांस ली। 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले के वक्त वो देश के गृह मंत्री थे। इस हमले के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इधर बांग्लादेश में चुनाव के ऐलान के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी ने नए बवाल के संकेत दिए। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि अगले साल 12 फरवरी को वहां आम चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग ने इस चुनाव कार्यक्रम को नामंजूर कर दिया। उसके मुताबिक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और उनके गुट ने चुनाव आयोग समेत सभी संस्थानों पर कब्जा कर रखा है। ऐसे में बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। शेख हसीना की पार्टी ने अंदेशा जताया कि अगर इन हालात में वहां चुनाव हुए तो पूरा बांग्लादेश सुलग सकता है। उसने हालात बिगड़ने से रोकने के लिए अपने ऊपर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने की मांग की।